नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और आज का मुद्दा नेपाल में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है या नेपाल में जिस प्रकार का तख्ता पलट हो रहा है, या हम ये देखें कि भारत के आसपास अभी कुछ ही समय में चाहे हम बांग्लादेश देखें चाहे श्रीलंका देखें और इसी क्रम में अब नेपाल को देखें, तो यहाँ पर एक बड़ा तख्ता पलट क्या हो रहा है हुआ है। तो इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ेगा और साथ साथ इस रीजन पे क्या असर क्या होगा पड़ेगा, तो देखते हैं कि एक्चुअली समस्या क्या है। तो कारण था कि नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए सबसे बड़ा कारण है नेपाल में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। साथ में वहां पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया और ये बताया गया कि अब ये नेपाल में नहीं चलेंगे। और नहीं चलेंगे तब ये बताया गया कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म नेपाल के खिलाफ जनता को क्या हो रहे हैं, भड़का रहे हैं, ऐसा उनके पास इनपुट था। जबकि आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर जब गलवान वाली घटना हुई तो हमने चाइना के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करा। टिकटॉक हमारे यहाँ बैन हुआ लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र की क्या है, खूबसूरती है कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत और इतना सुंदर है कि जनता सरकार के हमेशा पक्ष में रहती है। हाँ, इंटरनल कुछ समस्याएं हो, हम अपना विरोध कर सकते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमको भी दिया गया है, लेकिन इस तरीके से आगजनी हिंसा करना हम लोगों की सभ्यता में नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या है, हमला है। मतलब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रतिबंध लगा दिया, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रतिबंध लगाया, ये हमारी अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर क्या एक प्रतिबंध है। और नेपाल सरकार ने शायद होमवर्क ढंग से नहीं करा। नेपाल में प्रति व्यक्ति उपयोग करता, क्या उपयोग करता, सोशल साइट का उपयोग करता दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अब आप बता दीजिए कि अगर हमारे यहां भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब बंद कर दें तो कल बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं यूट्यूबर, कुछ नहीं। बहुत सारे लोग सोशल साइट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेचते हैं या बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, सब बंद। तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या हो गया, झटके में बेरोजगार हो गया। साथ में जो मनोरंजन ले रहे हैं वो भी बेरोजगार हो गए या वो भी संकट में आ गई। तो इसके प्रति क्या हुई, युवाओं ने क्या करी, प्रतिक्रिया करी। और जबकि प्रतिक्रिया करी तब क्या हुआ, नेपाल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। नेपाल की जनता सोशल मीडिया का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रही है और उनका कहना है कि सोशल मीडिया के अंदर इन राजनेताओं के, मंत्रियों के इस प्रकार के फुटेज या फोटो आ रहे हैं जो हमको क्या होते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लोग लग्जरी जीवन जी रहे हैं। और नेपाल में नेपाल का युवा बेरोजगारी, गरीबी से क्या है, पीड़ित है। अगर नेपाल के हम पहले की स्थिति देखें तो कृषि उत्पादकों में वो प्रमुख निर्यातक था, यानी जो प्रोडक्शन उनके यहाँ हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो नेपाल अन्य देशों को क्या करता था, निर्यात करता था। परंतु आज की स्थिति में धान हो, दूध हो, गन्ना हो जैसी वस्तुएं वो क्या हो रहा है, खरीद रहा है। और तब खरीद रहा है जब 2008 में राजशाही नेपाल के अंदर क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब ये देखें कि आंदोलन की अगुवाई वहां पर कौन कर रहा है, तो आंदोलन की अगुवाई युवा व्यक्ति, जैन जेड व्यक्ति कर रहे हैं। और जैन जेड वहां पर पॉपुलर हैं, इसलिए आपने देखा होगा वहां के आंदोलन को कुछ लोग जैन जेड आंदोलन भी क्या हो रहे हैं, बोल रहे हैं। कॉलेज स्कूल के क्या है, छात्र हैं। और वहां पर जो नारा दिया जा रहा है, नेपो बेबी और नेपो किड्स के नाम से क्या हो रहा है, नारा दिया जा रहा है। अब जब ये सोशल साइट पे जैसे ही बैन लगा और पहले का गुब्बार जो पहले से भरा हुआ था, तो घटनाक्रम हुआ कि नेपाल पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पे क्या हुई, गोलीबारी करी। जिसमें लगभग मीडिया रिपोर्ट के अंदर है 19 मरे, 20 मरे, कम ज्यादा हो सकते हैं। इसमें गोली लगी और इसमें बताया गया कि गोली मतलब भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं, सामने से ही क्या हुई, उन्होंने गोली मारी।
और जब ये गोली मारी तो स्वाभाविक रूप से जब लोग मरे, और जब मरे तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। तो केपी शर्मा पीएम, राष्ट्रपति, अन्य मंत्रियों का ये घरों में आगजनी करना चालू हुई। साथ में इनके इस्तीफे कराए गए। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट में आगजनी की गई। साथ में मंत्रियों के घर क्या हुए, आम जनता ने क्या हुए, फूट दिए, लूटपाट की। और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में काम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। साथ में जेलों को भी क्या हो रहा है, खोला जा रहा है। जेलों में जो लोग बंद है अपने, उनको निकाला जा रहा है। मतलब अराजकता की स्थिति इस समय नेपाल के अंदर क्या है, मौजूद है। काठमांडू के त्रुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आंशिक रूप से बंद कर दिया। मतलब वहां पर इतना धुआं था कि कल एयर इंडिया की जब फ्लाइटें वहां पर पहुंची हैं तो विजिबिलिटी इतनी कम थी कि किसी को भी लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई। साथ में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे भारत के नागरिक जो नेपाल के अंदर हैं, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर न निकलें, घर पे रहें और दूतावास से क्या करें, संपर्क करते रहें। सोशल मीडिया पर जब बवाल कटा तो सोशल मीडिया का बैन वहां पर क्या हुआ, खोल दिया गया। लेकिन मैंने कहा ना कि अराजक भीड़, क्योंकि ये डिसिप्लिन वाली भीड़ तो नहीं है, ये तो अराजक हो गई। अब इसको जो लीड कर रहा है और जो बोलेगा वही वो भीड़ क्या हो रही, कर रही है, इसलिए इसे बोलते हैं भीड़ तंत्र। वर्तमान में अब चूंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, सारे मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, तो वर्तमान में अब नेपाल चलेगा कैसे। तो वर्तमान में जो राजनीतिक संकट है, तो फिर उसमें निर्णय कौन ले रहा है। तो उसमें निर्णय तब भी उस स्थिति के अंदर आप देखिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी के लिए क्या होता है, आदर्श होता है। तो जो वहां के जो राजा हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, लोग अब उनकी बातों को क्या हो रहे हैं, मान रहे हैं। साथ में उनके जो आर्मी चीफ है अशोक राज सिंडेन, वो इस समय सारी चीज को क्या कर रहे हैं, अब लीड कर रहे हैं। और उनके आदेश निर्देश पे ही नेपाल के अंदर भी जो भी है वो चल रहा है, कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रहे हैं। साथ में 9 सितंबर 2025 को आर्मी ने वहां पर बागडोर संभाल ली है। और आर्मी ने जब बागडोर संभाल ली है तब थोड़ा सा तल्ख रुख आर्मी अपनाएगी। और उनकी जो मांगे होंगी उनसे कहा जाएगा कि आप बैठ के बात करिए और इस आंदोलन को क्या करिए, समाप्त करिए। लेकिन इससे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत और नेपाल के संबंधों पे क्या असर पड़ेगा, तो संबंधों पे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत के ट्रेड पे बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि ट्रेड पे इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि हम अपना बहुत बड़ा व्यापार नेपाल के साथ करते हैं। और भारत का जो नेपाल के साथ जो ट्रेड है, अगर भारत के नेपाल के ट्रेड को देखें तो सरप्लस में ट्रेड है हमारा उनसे, ठीक है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। हम व्यापार का 2/3 नेपाल भारत के साथ करता है। अगर हम नेपाल का व्यापार घाटा देखें इस वित्तीय वर्ष में, तो 1527.09 अरब रुपए का था। तो भारत पे क्या ट्रेड से असर पड़ेगा, तो समझिए। अभी ट्रम्प चाचा ने हम पे वैसे ही क्या हुए, टैरिफ लगा रखा है। तो जो माल हम अमेरिका भेज रहे थे वो ऑटोमेटिक रूप से महंगा हो गया। तो हम जीएसटी को घटाने के बाद अपने यहां पर एक मार्केट तैयार कर रहे थे कि लोग डिमांड क्या वो बढ़ जाए। साथ में हमारा माल बड़ी मात्रा में नेपाल में क्या हो रहा जा रहा, तो जीएसटी कम हो जाता तो देश के अंदर फायदा होता। जो ट्रेड हमारा नेपाल में हो रहा था वो हमारा और हो सकता था, बढ़ सकता था। लेकिन जब नेपाल के अंदर अराजकता की स्थिति हुई तो हमारा ट्रेड नेपाल से क्या हुआ, नहीं होगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी क्या हुई, इस समय प्रतिबंध हो गई। तो भारत के व्यापार पर इस समय क्या है, बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा, अब भारत नेपाल के संबंधों में क्या असर पड़ेगा, तो भारत नेपाल के संबंधों में असर तब पड़ेगा जब वहां की गद्दी पे कौन व्यक्ति बैठ रहा है और उसका हित चाइना के साथ क्या है और भारत के साथ उसके कैसे हित हैं, या भारत के साथ संबंध कैसे हैं, चाइना के साथ संबंध कैसे हैं, या उसका झुकाव कहीं चाइना की तरफ तो नहीं है। अगर चाइना की तरफ झुकाव होगा तो स्वाभाविक रूप से भारत के लिए चिंता का विषय रहेगा, जैसे आप बांग्लादेश के संदर्भ में क्या हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही किसी नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।